हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा एपीआई डिज़ाइन। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो जो कि बैक एंड डेवलपर ज्वाइन करने वाला है किसी कंपनी को, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाली है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं एपीआई लिखते टाइम जो कि फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका कोड में और बेटर लगे। और ये लाइक गुड रूल्स हैं, गुड रूल्स टू फॉलो। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, वर्जनिंग। आपने अपने कोड बेसिस में देखा होगा, एपीआई के एंड पॉइंट्स आपने अगर देखे हो तो कुछ वो ऐसे दिखते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश पोस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो वी1 लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है वर्जन, वर्जन ऑफ दैट एपीआई। ऐसा क्यों करते हैं? मान लो फ्यूचर में कोई एक और एपीआई लानी है, ठीक है, तो यहाँ पर वी टू करके इसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चेंजेस लाने हैं इसी एपीआई में, कोई नया फीचर ऐड ऑन होना है फ्यूचर में, तो आपके कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट होंगे जो कि ये वाला एपीआई यूज़ कर रहे होंगे, तो आप नहीं चाहते हो उनका काम रुके, ठीक है। तो वो क्लाइंट्स हैं वो इस एपीआई पे कंटिन्यू रखें, और जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं वो हम लोग इस एपीआई पे डायरेक्ट कर दें, सिर्फ एक वर्जन चेंज करके वी2 यूज़ करके। आपका जो कोड लॉजिक होगा ना कहीं वहाँ पर आप बस एक, ये वाला वर्जन अगर वी1 है तो ये वाला पार्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट करो, अगर ये वाला वर्जन है वी2 वर्जन है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो। तो सिंपली आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा नया फीचर ऐड करने का। आगे बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट। तो ऐसा होता है ना, कंपनीज में कुछ माइक्रो सर्विसेज या फिर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं वो पाइथन में लिखी रहती हैं, कुछ सर्विसेज हैं जावा में, कुछ सर्विस है गो में लिखी रहती है, ठीक है। तो सबका एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स का एक कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए। वो चीज़ जो मुझे एग्जांपल पता है वो चीज़ होती है जेसन में। जेसन फॉर्मेट एक काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि फॉलो किया जाता है। किसी भी एपीआई में रिक्वेस्ट जेसन फॉर्मेट के थ्रू जानी चाहिए, या फिर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो एक कॉमन स्टैंडर्ड एक रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का एक फॉर्मेट होना चाहिए जो कि जेसन है, जो कि गो में भी चलेगा, जो कि जावा में भी चलेगा, और जो कि पाइथन में चलेगा। और ईच माइक्रो सर्विस एक दूसरे से इस फॉर्मेट में इंटरेक्ट कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती है, क्योंकि सबका एक कॉमन फॉर्मेट है कोई भी रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट समझने का, ठीक है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन। समझ लो, आप इमेजिन करो आपके पास कुछ डेटा बेस में डेटा है जिसमें 2000 वर्कआउट्स हैं, ठीक है, और 450 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक, 500 मेंबर्स हैं, ठीक। तो वो एक डीवी में स्टोर है, इतना डेटा डीवी में स्टोर है, ठीक है। आपने एक एंड पॉइंट बनाया, ठीक है, टू गेट ऑल द वर्कआउट्स, ठीक है। एक एक आपने एंड पॉइंट बनाया गेट ऑल करके, ठीक है। अब गेट ऑल में ऐसा है ना, सारा का सारा 2000 डेटा आएगा, ठीक है, एट वंस। इससे क्या होगा ना, रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो जाता है, रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो जाता है, और सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है ना वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अभी तो 2000 मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या पता ये 20 लाख हो, इतना भी डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिल्टरिंग एंड पेजिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिल्टरिंग मतलब कि आपको कौन सी कैटेगरी का डेटा चाहिए, आपको वर्कआउट्स का चाहिए, आपको रिकॉर्ड्स का चाहिए, आपको मेंबर्स का चाहिए, वो वाली फिल्टरिंग, कौन सा टाइप ऑफ डेटा। फिर उसके अंदर आपको कितना डेटा एक बार में चाहिए, आप उसको पेज बना देते हैं, बहुत सारा। जैसे कि मान लो आपको रिकॉर्ड्स चाहिए थे, ठीक है, रिकॉर्ड्स थे 450, ठीक है, इसमें पेजिनेशन आपने बना दिया कि इस पेजिनेशन की आपने लिमिट रख ली, मान लो 20, तो 20 का 20 में 20 के डेटा में इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो एक बार में 20 डेटा दिखाएगा, करेक्ट। तो इसे इसे कहते हैं पेजिनेशन। तो बहुत सारे डेटा को डिवाइड कर लेना किसी लिमिट में, उसे कहते हैं पेजिनेशन। फिर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, ठीक है। तो ये अगर आप क्लाइंट को पहले ही सॉर्ट करके कोई चीज़ भेज दो, दैट इज़ बेटर होगी फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन। आगे बढ़ते हैं। HTTP एरर कोड्स। ये जो कोड्स होते हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। API के रिस्पॉन्स में अगर एरर आता है, ठीक है, आपने कोई API को एंड पॉइंट को हिट किया, उसमें उसको एग्जीक्यूट करते टाइम कोई एरर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत पता होना चाहिए कौन सा तरह का एरर आ रहा है, वरना आप डीबग करने जाओगे तो डीबगिंग आपकी बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड कोड्स हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। 400 है, वो होता है आपको पता ही होगा, बैड रिक्वेस्ट का होता है, ठीक है। फिर आपका आता है 404, ये होता है आपका नॉट फाउंड का। और फिर आता है एक 500 इंटरनल सर्वर एरर होता है ये। और भी होता है कोड्स, ये कुछ स्टैंडर्ड है। आपको पता होना चाहिए कौन सा कोड कब यूज़ करना है, किस टाइम यूज़ करना है, ताकि आप जब डिबग करो एरर तो आपके लिए आसानी हो।
तो स्टैंडर्ड HTTP एरर कोड्स फॉलो करना इज़ अ गुड प्रैक्टिस। आगे बढ़ता है डेटा कैशिंग। लाइक ये काफ़ी API की परफॉर्मेंस आपको अगर बूस्ट करनी है ना, ठीक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, इससे API की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप एज्यूम करो, लेट से यू हैव एन API एंड पॉइंट जो कि रिट्रीव करता है ऑल द डेटा ऑफ ट्रेंडिंग आर्टिकल्स। ठीक है, बहुत सारे जो ट्रेंडिंग आर्टिकल्स हैं उसका डेटा रिट्रीव करता है। इंस्टेड ऑफ लाइक हिटिंग डेटा बेस DB जो आपकी है यहाँ पर, ठीक है, इसको बार बार हिट करने से और डेटा रिट्रीव करने से उस पर परफॉर्मेंस डाउन होती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ख़राब ना हो इसलिए आप उसको किसी कैश में यूज़ लाइक स्टोर कर सकते हो एज अ टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, फॉर सर्टेन पीरियड। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो लेटेंसी होगी ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, लाइक वो काफ़ी कम हो जाएगी, जो कि हम लोग को चाहिए। लेटेंसी कम से कम हो जाएगी और स्केलेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी इससे। तो दैट इज़ अ गुड टेक्निक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द API। सो अगली चीज़ है सिक्योरिटी। लाइक आपकी जो API है उससे काफ़ी डेटा आता जाता रहता है, तो उसमें काफ़ी इंजेक्शन अटैक या फिर अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप जब भी लाइक कोई भी इनपुट आ रहा हो ना आपके API में, उसको वैलिडेट करना चाहिए। इनपुट शुड बी वैलिडेटेड। और कोई भी अगर सेंसिटिव डेटा है ना उसको इनक्रिप्ट करना चाहिए, लाइक पासवर्ड वगैरह हो उसको इनक्रिप्ट करना चाहिए। फिर अगली चीज़ नेमिंग लाइक कन्वेंशन। लाइक इससे मैं ये बोलना चाहता हूँ नेमिंग से, लाइक अगर आप एंड पॉइंट लिख रहे हो तो आप उस पर अवॉइड करो वर्ब्स यूज़ करना। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका जैसे API है, आपने लिखा है कोई एंड पॉइंट API, उसमें लिखा आपने गेट यूज़र्स। अब गेट यूज़र्स नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों? इसका बेटर तरीका रहेगा, आप एक एंड पॉइंट बनाओ, उसका नाम लिखो /API/users। अब इसमें गेट कर रहे हो या फिर आप एक API बना रहे हो जिसका नाम होगा /API/post users। ठीक है, तो ये भी गलत है। पोस्ट कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये बताना नहीं चाहिए। वर्ब इसलिए कहता हूँ, कोई भी अगर आप वर्ब यूज़ कर रहे हो नेमिंग में, दैट इज़ रॉन्ग। आप सिंपली ये लिखो /API/users। दैट इज़ गुड वे ऑफ राइटिंग API। दूसरा नेमिंग में चीज़ एक आती है, लाइक आपको जो सेम ग्रुप बना लेना चाहिए सेम चीज़ का, सेम रिसोर्सेज का। लाइक सबसे पहले तो हो गया वर्ब नहीं होना चाहिए, दूसरा ग्रुप सेम रिसोर्सेज टुगेदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट है आपका, एक कोई API है, जैसे मान लो आप /API/products। ठीक है, अब इसी में आप और API बना सकते हो, जैसे /API/product/ करली ब्रेसेस में ID पास हो सकती है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही एक कैटेगरी वाले APIs हैं तो उसको एक ही साथ ग्रुप कर देना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स सब एक साथ ग्रुप हो जाएगा। तो ये इस API से आप सारे गेट ऑल है, ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और ये गेट बाय ID है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रुप रिसोर्सेज टुगेदर। फिर एक चीज़ और होती है, बहुत छोटी बात है, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका API जैसे आपने लिखा /API/user, ठीक है, ये मत आप यूज़ करो /API/users। क्या होगा, आपकी API इंट्यूटिव रहेगी और कंसिस्टेंट रहेगी। स्पेशली जब लार्ज कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो, बहुत सारा रिसोर्सेज हो, तब आपको लाइक डील करना ईजी रहेगा। अब इससे सब बहुत कुछ हो सकता है, लाइक इसके आगे आप ID लगा के गेट बाय ID सिंगल भी आ जाएगा, और इसी से आप गेट ऑल भी कर सकते हो यूज़र्स, तो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। इसलिए आप जो रिसोर्सेज हैं वो प्लूरल फॉर्म के होना चाहिए।